नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे होंगे, आज का जो चैप्टर है बजट। अगर बजट की बात की जाए तो आपको इस बजट से आपको दो सवाल एग्जामिनेशन में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अब यहां से एक चीज और मैं बताऊं कि देखिए, आज की क्लास में जो मेरे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के जितने स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो आपको बजट का एक कंप्लीट और वीडियो मिलने वाला है कंसेप्चुअल वीडियो के नाम से, जिसमें आपको समझाया जाएगा कि फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डिफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, राजस्व घाटा किसे कहा जाता है यानी रेवेन्यू डिफिसिट कहा जाता है किसे, जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, किससे पता चलता है कि भारत की मौद्रिक स्थिति, या फिर किससे, जैसे कि जीएनपी हमें बतलाती है कि भारत की क्रय शक्ति यानी कि कोई भी चीज को खरीदने की शक्ति भारत की कितनी है, किससे हमें पता चलेगा, इन्फ्लेशन क्या हो गया, टैक्स सिस्टम, ये सब चीज आपको इकोनॉमिक्स के बैच में, यानी कि जो एक्साइज कांस्टेबल के स्टूडेंट्स है, इकोनॉमिक्स का अभी 2 क्लास आपको मिला है, मतलब 2 क्लास से ज्यादा है, लेकिन 2 चैप्टर खत्म किया गया। तो अभी आपको एकदम घबराना नहीं है। इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स को बजट का वीडियो मिल गया है। फॉरेस्ट रेंज का कोर्स तो मैंने नहीं दिया, लेकिन नोट्स बहुत स्टूडेंट्स ने लिए, तो बजट का आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा नोट्स को, तो भी क्लियर हो जाएगा। आगामी अभी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई बजट का सवाल, एसएससी में अभी एमटीएस का है, जीडी का वैकेंसी है, सीजीएल है, यहां से सवाल बनेंगे। जेपीएससी के स्टूडेंट 14th जेपीएससी और बीपीएससी 17वीं, इससे बाहर बजट में आपको नहीं करना है। एक स्टैटिक पार्ट तो करना पड़ेगा कंसेप्चुअल, जिसमें आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, बजट का मीनिंग कहाँ है, सरकार की इनकम कैसे हो रही है, सरकार खर्च कहाँ कहाँ कर रही है, पूरी डाटा के साथ यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंप्लीट पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ के साथ व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। इसी व्हाट्सएप चैनल में आपको बता दिया जाएगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, और इस टेलीग्राम में आपको सारा वीडियो का लिंक यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्लास को स्टार्ट करूं, आपके लिए एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, और इसी तरीके के क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको जो दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड आपका पीसीएस या फिर यूपीएससी का स्टैंडर्ड है। लेकिन वनडे एग्जामिनेशन की बात कर ले, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल का हो गया, या इसके अलावे आपका बिहार एसएससी सीजीएल का हो गया, या फिर एनटीपीसी का हो गया, इसका ये पैटर्न नहीं रहेगा। अब इसका क्या पैटर्न रहेगा इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का हम आपसे इंतजार करते हैं कमेंट सेक्शन में कि कमेंट करके बताएंगे, और कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। सवाल ये बोला गया है कि जो यूनियन बजट 2024-25 की आई है, फाइनल बजट की मैं बात कर रहा हूं, उनके अनुसार प्राप्त जो टैक्स है, यानी भारत सरकार को जो टैक्स की प्राप्ति हो रही है, उसको अरेंज करना है क्रमबद्ध तरीके से। तो आपके पास 4 ऑप्शन दी गई है, कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा सही है। चलिए, तो बिना देर के हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए कि जब भारत या फिर जब भी देश में इलेक्शन होने वाला होता है, जैसे आपको पता है कि इस बार क्या था, लोकसभा का इलेक्शन था ना जी। इस 2024 में क्या था, इलेक्शन था। तो जिस भी ईयर में इलेक्शन होती है, उस ईयर आपको 2 बजट पेश किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज तो ये क्लियर रखिए कि बजट कब पेश किया जाता है। तो वर्किंग डे जो फरवरी मंथ है, आप यहां पर देख भी सकते हैं, मैंने लिखा है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। जैसे कि अब 1 फरवरी अगर संडे पड़ गया तो 2 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। तो अब ये बजट जो पेश किया जाता है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, तो जो बजट पेश किया गया था वो 1 फरवरी को पेश किया गया था, क्योंकि 1 फरवरी आपका वर्किंग डेज था। अब यहां पे आइए, हमने आपको ये कहा कि जिस भी ईयर आपका इलेक्शन होने वाला रहता है, उस ईयर आपको 2 बजट पेश की जाती है। तो अभी देखिए, अभी आपका इलेक्शन खत्म हुआ, तो आपका जो फाइनल, ये जो इलेक्शन के बाद जो बजट आता है, उसे हम नाम देते हैं फाइनल बजट का। ठीक है, और इलेक्शन से पहले उस ईयर में जो बजट पेश किया जाता है, और ये बजट कब पेश किया जाएगा आपका 1 फरवरी को, या फिर फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी कहेंगे। इस बार वो पेश किया गया था 1 फरवरी को। तो इस बजट का क्या नाम दिया जाता है, इस बजट का नाम दिया जाता है इंटेरिम बजट। ठीक है, इसका क्या नाम दिया जाता है, इंटेरिम बजट, या हिंदी में कहते हैं इसे अंतरिम बजट। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? मैंने आपको यह कहा कि जिस ईयर इलेक्शन होगा उस साल आपको क्या किया जाएगा, 2 बजट आपको पेश किया जाएगा। ठीक है, एक तो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जिसे हम नाम देंगे इंटेरिम बजट का, ये पेश भी किया गया था।
और जब आफ्टर इलेक्शन जो आपका बजट पेश किया जाता है, आफ्टर इलेक्शन जो बजट पेश किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल बजट का नाम देते हैं। अब ये आपसे पूछा जाएगा इस बार एग्जामिनेशन में कि ये जो आपका फाइनल बजट 2024-25 का जो पेश किया गया वो कौन सा डेट को किया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसीलिए ये कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है डेट, लेकिन इस बार इसीलिए पूछा जाएगा क्योंकि आफ्टर इलेक्शन कब बजट पेश किया गया है, क्योंकि हर साल तो 1 फरवरी को बजट पेश की जाती है और इसके जस्ट एक दिन पहले एक और रिपोर्ट पेश किया जाता है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी पूरा डाटा मैंने यहां पे ले लिया। तो अब ये कब फाइनल बजट पेश किया गया था, समझ में आ गया ना। इसे हम क्या कहेंगे, आफ्टर इलेक्शन जो बजट पेश किया गया फाइनल बजट, और बजट ईयर में यानी कि इलेक्शन ईयर में जो बजट पेश किया जाता है उसे हम कहते हैं अंतरिम बजट। अब देखिए 2025 में जब बजट पेश किया जाएगा तो कब किया जाएगा, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को, यानी 1 फरवरी या 2 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। और इसके जस्ट एक दिन पहले 31 जनवरी को क्या किया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। समझ में आ गया। फिर 2026 में उसी प्रकार फिर से जब 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगी, यानी 2029 में जब इलेक्शन होगी, तो 2029 में 2 बजट पेश किया जाएगा, एक होगा इंटरिम बजट और एक होगा आपका फाइनल बजट। ये तो आपका 1 फरवरी या फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को आएगा और ये आफ्टर इलेक्शन आएगा। तो वो आफ्टर इलेक्शन का डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समझ में आ गया ना क्यों डेट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस साल इलेक्शन हुआ है। अब इलेक्शन के बाद जो फाइनल बजट जो पेश किया है, ये डेट क्या है आपका, तो याद रखना है 23 जुलाई। ठीक है, 23 जुलाई को आपका बजट पेश किया गया था। यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए इसको अब हम लोग यहां से हटा ले रहे हैं ताकि चीजों को और भी यहाँ पे कुछ चीजें हमें लिखनी हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको यहाँ पर लिख सकूं। चलिए भाई, यहां तक चीजें तो पहले क्लियर कर लेनी है भाई। अब आइए बात करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि फाइनल बजट, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ मैंने लिखा है फाइनल बजट 23 जुलाई। तो फाइनल बजट मैंने क्यों कहा, आफ्टर इलेक्शन ये बजट पेश किया गया है। अब यहाँ मैंने लिखा इंटरिम बजट, है ना। अब इस इंटरिम बजट का मतलब क्या है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। इस इंटरिम बजट का मतलब यह है कि इस ईयर क्या हुआ होगा, इलेक्शन होने वाला है। तो ये कब आएगा आपका, 1 फरवरी को आएगा, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा भी है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे बात है कि जिस साल इलेक्शन, अब इस साल क्या हुआ, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मैंने आपको क्या बताया मेरे भाई, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मैंने आपको ये बताया कि जब बजट पेश किया जाता है यानी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी के जस्ट एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। लेकिन इस बार जो आपका फाइनल बजट आया 23 जुलाई को, इसके जस्ट एक दिन पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया गया था। वो डेट आपसे पूछा जाएगा 22 जुलाई। तो इकोनॉमिक सर्वे कब पेश किया गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि जो फाइनल बजट आया वो कब पेश किया, 23 जुलाई। क्लियर है भाई यहां तक। अब कुछ और फैक्चुअल डाटा आपको याद करना होगा इस बार, यहां से इंपॉर्टेंट है। 2020 का जो बजट पेश किया गया था सबसे लंबा बजट थी वो, ठीक है, 1 घंटे 62 मिनट का वो बजट था। किनके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, निर्मला सीतारमन। 2021 का जो बजट था वो पहला बजट था, यानी कि पहला वो ऐसा बजट था जो पेपरलेस बजट रहा। इसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सबका क्वेश्चन बनता है कि पहली पूर्ण रूप से जो वित्त मंत्री महिला बनी है सीतारमन, जिसने क्या किया, बजट पेश किया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली महिला जिसने बजट पेश किया, तो इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अपने पास ही वित्त मंत्रालय रखते हुए बजट पेश की थी। लेकिन निर्मला सीतारमन जो रही है ये पूर्ण रूप से वित्त मंत्री रहते हुए। समझ में आ रहा है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस को समझिए। यहां इंदिरा गांधी आपकी पहली महिला होगी जिन्होंने क्या किया, बजट पेश किया, पहली महिला। लेकिन ये प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का प्रभार संभाली थी। लेकिन निर्मला सीतारमन पूर्ण रूप से वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी है। समझ में आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस, क्वेश्चन यहां से पूछेगा आपका एग्जाम में। अब बढ़ते हैं आगे, यहां तक का इतना फैक्ट क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ और भी फैक्ट है यहां से आपको याद रखना है कि पहला पॉइंट आपको यहां से ये याद रखना है कि निर्मला सीतारमन जो है लगातार, ये पॉइंट याद रखना है, लगातार 7 बार, ठीक है ना, कितने बार, लगातार 7 बार लगातार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी है। ठीक है ना, पहली वित्त मंत्री कौन बनी है आपका, लगातार 7 बार। इससे पहले का जो रिकॉर्ड किनके पास था, मोरारजी देसाई के पास था। अगर मोरारजी देसाई की बात की जाए तो इन्होंने लगातार 6 बार, ठीक है ना, मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया है इन्होंने।
अब ये जो आपका ईयर था 1959 से 64 के बीच में इन्होंने 6 बार बजट पेश किया। अब इस रिकॉर्ड को किसने तोड़ दिया है? आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो महिला कौन है? आपकी निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने कितने बार? 7 बार लगातार, याद रखिएगा लगातार। लेकिन इसी बीच एक और क्वेश्चन बनेगा आपका मोरारजी देसाई का, कि मोरारजी जो देसाई है, जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने 10 बार यानी कि सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड अभी किनके नाम है? मोरारजी देसाई के पास है। 10 बार इन्होंने बजट पेश किया और इन्होंने 6 बार लगातार बजट पेश किया था। अब इस रिकॉर्ड को निर्मला सीतारमण ने लगातार 7 बार बजट पेश करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब ये जो बजट रहा इसमें जो प्रायोरिटी रखी गई, 9 प्रायोरिटीज पे यहाँ बजट पे फोकस किया गया है। अब ये एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए, एकदम डायरेक्ट एग्जामिनेशन में दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सेक्टर में इस बजट में फोकस नहीं किया गया या किया गया। ठीक है, पहला जो इनका फोकस रहा एग्रीकल्चर की जो उत्पादन शक्ति है, यानी प्रोडक्टिविटी में, और रेजिल यानी कि जो लचीलापन है, इस पे फोकस करना है। लचीलापन का मतलब सरकार का क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसान है काफी लंबे समय तक बने रहे भाई। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर जो एग्रीकल्चर छोड़ के यानी खेती बाड़ी छोड़ करके अगर उनका बात किया जाए, रोजगार क्या है उनके पास? और तो कुछ नहीं है। अब उनके पास हाई स्किल कोई नॉलेज भी नहीं है, ना कोई डिग्री है, ना कोई उनका स्टैंडर्ड ऑफ मतलब स्टडी भी कोई खास नहीं है, तो उनको कहीं दूसरी जगह रोजगार मिल सके तो वो फिर क्या होगा? बेरोजगारी में काउंटेड हो जाएंगे। इसीलिए ये जो रेजिलेंस है, यानी कि वो एग्रीकल्चर में बने रहे लंबे समय तक, ये लचीलापन को दूर करना है और उत्पादन शक्ति को इंक्रीज करना, पहला प्रायोरिटी यही है। दूसरा, इंप्लॉयमेंट एंड स्किल, यानी कि जो बेरोजगारी आपने देख रही है उस बेरोजगारी को कम करना है और स्किल पे यानी कि कौशल पे काम करना है। क्लियर है? दूसरा प्रायोरिटी। तीसरा प्रायोरिटी क्या है? इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी सोशल जस्टिस मिल सके, डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज को इंक्लूसिव पे हमें प्रायोरिटी रखनी है। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, हमें मैन्युफैक्चर करना है भारत में, इस पे भी प्रायोरिटी रखी गई है। जो शहरी विकास है इस पे ध्यान रखना है, प्रायोरिटी रखी गई इस बजट में। एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि जो भी ऊर्जा से रिलेटेड जितने पीएसयू है या फिर जो भी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है उसकी सिक्योरिटी पे हमें प्रायोरिटी रखी गई इस बार बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान रखा गया है। इनोवेशन, यानी कि हमें कुछ इनोवेशन करना है, उस पर प्रोजेक्ट रखा गया है। और रिसर्च में और डेवलपमेंट, इस सेक्टर में प्रायोरिटी रखी गई। और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, यानी आने वाली जो पीढ़ी में जो रिफॉर्म देखने को मिलेगा या जो रिफॉर्म करना है उसको भी प्रायोरिटी रखा गया है इस बजट में। क्लियर है? तो ये 9 पॉइंट आपको एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। इधर कुछ पॉइंट लिखा गया है, ना छूटे। चलिए यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो 4 वर्ग को यहां पर मेन फोकस रखा गया है इस बजट में। एकदम देखिए, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे भाई। देखिए, आज के क्लास में आपको ये चीजें नहीं मिलेगी कि रोटी महंगा हो जाएगा, कपड़ा महंगा हो जाएगा, मकान महंगा हो जाएगा, टीवी महंगा हो जाएगा, फ्रिज महंगा हो जाएगा। ये सब न्यूज चैनल पे या फिर जो इस लेवल पे एग्जाम मतलब बजट को बनाया जाता है वीडियो, वहां पर मिलेगी। यहां पर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कंटेंट मिलेगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक है, 4 मेजर सेक्टर यहां पे रखा गया है, या फिर कहा जा सकता है कि 4 वर्ग को जो मजबूती प्रदान करेगी ये बजट, वो कौन कौन सा है? एक तो आपका किसान हो गए, फार्मर। दूसरा युवा। तीसरा वुमेन। चौथा गरीब लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि ये जो 4 वर्ग हर बजट में आपको देखने को मिलेंगे, इसके बिना बजट अधूरा, भले इसके पीछे या इन 4 वर्गों पे काम किया जाए या ना किया जाए। क्लियर ना? लेकिन भाई इनका नाम जरूर लिया जाएगा, भले वो कहीं और किसी और सेक्टर को मजबूती दे दे, लेकिन इनका नाम रखा जाएगा क्योंकि इनकी जनसंख्या भारत में काफी अधिक है। ठीक है, चाहे वो किसान की बात कर ले या युवा की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले या गरीब लोगों की बात की जाए। अब आइए अगला चीज है, जो अगला जो आपको पॉइंट यहां बताया गया है, 4 मेजर सेक्टर ऑफ दिस बजट, यानी कि इस बजट में जो 4 महत्वपूर्ण जो कारक रखे गए हैं, क्या क्या है? एक तो आपका बेरोजगारी यानी कि एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, स्किल पे बात की गई है, जो छोटे व्यापारी हैं एमएसएमई जिसे कहते हैं उस पर ध्यान रखा गया है, और जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं यानी कि मध्यम वर्ग के जो लोग होंगे उन पर क्या किया गया है? ध्यान रखा गया है इस बजट में। यहां से देखिए 9 प्रायोरिटीज याद हो गया, 4 वर्ग यानी कि 4 मेजर कास्ट कौन हो गया? फार्मर, युवा, वुमेन और गरीब। और 4 मेजर सेक्टर जो बजट में ध्यान रखा गया किस पे? रोजगार, कौशल, छोटे व्यापार और मध्यम वर्ग के लिए। अब आइए टोटल बजट कितना रहा इस बार का, यानी कि सरकार की देखिए, जैसे कि हमारे पास जो सैलरी मिलती है, आपको 1 लाख सैलरी पर मंथ मिली है,
तो यानी आपका बजट कितना, 1 लाख का बजट है। अब उस 1 लाख में आप कितना खर्च करेंगे, कितना सेविंग करेंगे, कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, सेम फंडा यहीं पे है कि सरकार का इनकम जो है टोटल बजट यानी कितना है, 38.20 लाख करोड़ का है। यानी 2024 से 25 में जो सरकार खर्च करने वाली है वो 48.20 लाख करोड़ रुपए। पिछले बार की बजट से कितना अधिक है इस बार, तो 8.5% अधिक है। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि पिछले बार से कितना अधिक, कितना प्रतिशत कम है। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए 2024 का जो इंटरिम बजट है वो, ठीक है ना, 2000, अच्छा ये 48.20 लाख करोड़, ये जो फाइनल बजट आया है अभी आफ्टर इलेक्शन, लेकिन 1 फरवरी को जो बजट रखा गया था वो कितना था, 47.65 यानी कि 65 लाख करोड़। यानी इससे अधिक इस बार फाइनल बजट रखा गया है 48.20 लाख करोड़। तो याद रखिएगा, आपसे फाइनल बजट का पूछा जा रहा है, टोटल अलोकेशन बताइए, या इंटरिम बजट का पूछा जा रहा है। इंटरिम बजट अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि सरकार के पास इतना पैसा है 48.20 लाख करोड़, यानी कि ये सरकार की इनकम हो गई। अब आप ये समझिए, ये सब देखिए बहुत डिटेल है, अब मैं तो इतना कोशिश कर रहा हूं कि आप चीजों को समझ पाए। अगर नहीं भी आता है या टर्म्स को नहीं क्लियर है, अब जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल एलडीसी के जितने स्टूडेंट्स हैं या 10th लेवल पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा कोर्सेज में, ठीक है मेरे भाई। अब पे जो है आपका टोटल बजट कितना हो गया भारत सरकार की, 48.20 लाख करोड़। अब इसके बाद का जो मेन पॉइंट है आपका टोटल रिसिप्ट, यानी कि कितनी सरकार की प्राप्ति जो कहां से कर रही है, यानी 32.07 लाख करोड़ जो है ये सरकार बिना उधार लिए, गवर्नमेंट के पास पैसा, यानी कि मेजर कहां से आता है, चंक टैक्स पार्ट होता है। अगर बात किया जाए सरकार उधार लेकर के, यानी कि आपकी जो इनकम है, यानी कि सरकार की जो इनकम है 48.20 लाख करोड़, आखिर ये पैसा कहां से लाएगी सरकार, तो ये पैसा कहां से ला रही है, एक तो सबसे मेजर चंक है टैक्स वाला पार्ट। अब देखिए टैक्स कहने का मतलब बहुत कुछ है, एक आपका इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सारी चीजें हैं। अब इसके अलावा यानी कि 32.07 लाख करोड़ जो है सरकार की जो इनकम होगी, कैसे, तो मेजर पार्ट आपका टैक्स से होने वाला, ठीक है। अब देखिए सरकार का इनकम कितना दिखाया गया, 38.20 लाख करोड़, और टैक्स से या फिर फाइन, जैसे कि आपका जो चालान काटा गया, ठीक है, आपने लाइसेंस लिए बिना चालान गाड़ी चलाया तो उसमें आपका लगता है टैक्स, या फिर आपने बसेस वगैरह चला दिए हैं, या फिर आप ट्रेन में विदाउट टिकट सफर किए हैं, तो आपको क्या लगता है, फाइन लगता है भाई। तो अगर फाइन लग रहा है तो वो पैसा कहाँ जा रही है, सरकार के पास, तो ये सरकार की इनकम हो गई। तो अब आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि यहां पर सरकार का इनकम 48.20 लाख करोड़ है, और यहां पे अभी इनकम कितना हुआ, 32.07 लाख करोड़। अभी भी सरकार को कितना चाहिए, 16.13 लाख करोड़। क्लियर है ना मेरे भाई। तो अब ये पैसा कहां से लाएगी सरकार, तो सरकार बोलती है कि हम क्या करेंगे, बोरिंग करेंगे, यानी कि उधार लेंगे। अब ये उधार सरकार कहां से लेती है, हमारे से लेती है, आरबीआई से लेती है, दूसरे देशों से लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से लेती है, और भी बहुत जगह से सरकार क्या करती है, उधार लेती है। अब देखिएगा 32.07 तो सरकार ने इनकम की है, जिसको क्या कहेंगे, सरकार की अपनी फुल इनकम है। इसके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ये पैसा रिटर्न करना। लेकिन जो ये 16.13 लाख करोड़ जो सरकार पैसा ले रही है, इस पे क्या है, सरकार की जिम्मेदारी है, इसको क्या करना है, सरकार को रिटर्न भी करना होगा। यानी आपसे अगर हम पैसा लिए हैं तो मेरे पास जिम्मेदारी है ना आपकी पैसे की, कि मुझे रिटर्न भी करना है, विथ इंटरेस्ट रिटर्न करेंगे हम। लेकिन ये जो इनकम हमारा महीने का 1 लाख जो काम करके आया, उस पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं कि मुझे रिटर्न करना। तो ये चीज फंडा आया कि सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा। अब ये क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम के लिए, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि टोटल बजट कितना है 2024-25 का, तो 48.20 लाख करोड़ का है। पिछले साल की बजट से कितना अधिक है, तो 8.5% अधिक है। इंटरिम बजट कितना था, तो 37.65 लाख करोड़ था। सरकार को पैसा ये कहां कहां से आ रहा है, तो देखिए एक तो इनकम सरकार की 32.07 लाख करोड़ टैक्स से हुई है, और इसके बाद जो वो उधार ले रहे कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 16.13 लाख करोड़ रुपए सरकार उधार ले रही है। सोच सकते हैं सरकार उधार कितना ले रही है, 16.13 लाख करोड़ रुपए। अब आइए यहां से अब आपको पूछा जाता, अब देखिए यहां पे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये सब बजट के क्लास में मैं करवाता हूं भाई, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा चीजों को ऊपर ऊपर करके निकलता हूं। देखिए घाटा का मतलब क्या समझ में आता है आपको,
कोई नहीं, इकोनॉमिक्स को थेड भाषा में समझिए अपने जीवन से लागू करके। घाटा का मतलब ये है कि हमारी इनकम जो है उससे ज़्यादा हमारा खर्च है, यानी कि व्यय, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है हमारा ज़्यादा हो रहा है इनकम से, यानी कमा रहे हैं हम जितना उससे ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका घाटा। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में या इकोनॉमिक्स में डिफिसिट। तो यानी कि सरकार क्या कर रही है, देखिए सरकार यानी कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, मतलब कि अभी विकसित देश नहीं है ना, उनका जो बजट होगा वो घाटे का बजट होगा। मतलब कोई सरकार, अब ये बताइए मोदी सरकार क्या दिखाएगी कि हमारी बजट क्या है, बहुत प्रॉफिट में है, तो इसका मतलब क्या होगा, देश की जनता के पास क्या छवि जाएगा कि देश की जनता ये बोलेगी सरकार प्रॉफिट बजट पेश कर रही है, मतलब कि जो पैसा सरकार अपने पास रख रही है। अब घाटा बजट सरकार दिखा करके क्या करिए, एक सिंपैथी भी गेन करिए। बोलिए कैसे, तो कैसे कि सरकार आपको बता रही कि देखिए हम इतना उधार ले करके आपके लिए, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर में आपने देखा है सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए उधार लेकर के काम कर रहे हैं, तो ये एक सरकार सिंपैथी गेन कर रही है। तो इसलिए जब भी देखेंगे तो घाटे का ही बजट पेश किया जाएगा, ठीक है कभी। हाँ, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है यानी कि जो विकसित देश होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो आपका घाटे का बजट नहीं, वो प्रॉफिट का बजट पेश करेंगे, क्योंकि अगर वहां घाटे का बजट पेश कर दिया तो फिर वहां देश की जनता के पास एक नेगेटिव मैसेज जाएगा कि आप विकसित देश होकर के घाटे का बजट क्यों। तो समझ रहे हैं ना भाई, ये सारी चीजें पॉलिटिक्स है। खैर, तो घाटा का मतलब क्या हो गया, आप खर्च ज्यादा कर रहे हैं इनकम से। एक तो यहां से चीजें ये समझ में आ गई। अब इसको हम बस घाटा के आगे एक वर्ड हम लोग जोड़ देंगे, क्या, बजटीय घाटा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका बजटीय घाटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पूंजी व्यय। ठीक है ना, अब पूंजी व्यय क्या होता है अब आप बोलिएगा, तो ये सब तो भाई क्लास में समझाएंगे। राजस्व व्यय माइन, अब छोड़िए ये सब बहुत डिटेल हो जाएगा। अब ये वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ये सब चीजें हमारी क्लास देख रखे हैं पेड क्लास में, तो उनके लिए ये भाई क्लास है ये, ठीक है। और झारखंड राजस्व कर्मचारी वाले लोग एकदम परेशान मत होइए आप लोग, सॉरी एक्साइज कांस्टेबल वाले, आपके लिए वीडियो आएगा कंसेप्चुअल वाली। चलिए पहले बात करते हैं राजस्व घाटा कितना है। मतलब सरकार जो उधार लिया जा रहा है, यानी कि जो सरकार उधार ले रही है, वो जो है आपका जीडीपी का 4.9%, यानी कितना उधार ले रही है, 4.9%। अब ये आपको समझ में आ रहा है जीडीपी का मतलब क्या होता है। देखिए जीडीपी से पता चलती है भारत यानी कि जो देश है ना आपकी, उसकी इनकम कितनी है, जीडीपी आपको यही बतलाती है। क्लियर है, मतलब कि देश की कमाई कितनी है ना, इससे आपको कैसे पता चलेगा, जीडीपी से, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद से। यानी देश की जो सीमा है, यानी कि ये जो आप भारत को जो देख पा रहे हैं, ठीक है ना, इस सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है और जो भी सर्विस जैसे कि हम आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट की और इस सर्विस की जो मूल्य है, ये जो है देश की जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि देश की ये जो जीडीपी है आपको ये बताता है, जीडीपी की सहायता से हम ये पता करते हैं देश की आंतरिक उत्पादन क्षमता और सेवा की, इससे हमें जानकारी मिलती है। इसी की सहायता से देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर भी हम ज्ञात कर पाते हैं। यानी कि देश की जो वृद्धि है वो कितनी है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी, वो हमें जीडीपी से ही पता चलता है। ठीक है, अब ये सब जीडीपी का एक अलग क्लास ही होता है। तो बस इतना समझिए कि जीडीपी का अभी जो राजकोषीय घाटा कितना, 4.9% है। कितना है, 4.9%। किसका, जीडीपी का 4.9% है। और 2023-24 में कितना था, 5.6%। यानी कि पिछले साल की बजट के अकॉर्डिंग हम लोग कितना उधार लिए थे, 5.6%। इस बार हम लोग कम किए हैं, 4.9%। अब अगर आपको थोड़ा सा आकलन किया जाए तो देखिए समझिए, जीडीपी का मतलब मैंने क्या बताया आपको, जीडीपी का मतलब मैंने बताया देश की कमाई कितनी है। तो अगर देश की कमाई अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए 5 मतलब कि 4.9% आपको मैंने बताया है क्या, कि ये राजकोषीय घाटा है। ये 4.9% यानी क्या, हम उधार ले रहे कितना, ये 4.9% किसके बराबर हो गया, 16.13 लाख करोड़ के बराबर है। मतलब कि 16.13 लाख परसेंटेज में कितना हो गया, 4.9% हो गया देश की जो कमाई है। अब इसको समझिए कि देश की कमाई कितना है, मतलब ऐसे समझिए कि आप 16 लाख करोड़ आप क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं। तो आपकी इनकम कितनी है भाई, जो आप इतना, आपको कोई उधार कब देता है, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग ही। तो सरकार की इनकम या देश की इनकम क्या है, आप इसको समझिएगा। ठीक है, यहां पे देखिए अप्रॉक्स 4.9 को मैंने कर दिया 5%, इसको 16 लाख करोड़ मैंने कर दिया है अप्रॉक्स। तो 5% इक्वल टू 16 लाख, 5 को 10% करेंगे यानी कि 32 लाख, 5 दूनी 10, 16 का डबल हो गया 32 लाख। और इसको 100% यानी कि देश का जो कमाई है, यानी देश की जो जीडीपी है वो कितना, 320 लाख करोड़ रुपए अप्रॉक्स, मैंने ये कहा 320 लाख करोड़ रुपए है। अब इस 320 लाख करोड़ रुपए में 16 लाख करोड़ तो सरकार क्या कर रही है, उधार ले रही है।
और इस बार की बात है इस बार, और 5.6% पिछले साल की थी ये, इससे कम हुआ इस बार, हम लोगों ने उधार कम लिया। क्लियर हो गया ना, ये समझ में आया। तो ये सब डाटा जितना बार आप बोलेंगे उतना ही चीजें याद कर पाएंगे, अदरवाइज ये डाटा कभी याद हो नहीं पाएगा। तो जो फिस्कल डिफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा कितना है, तो हम क्या कहेंगे 4.9% है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जीडीपी वगैरह का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है 2025-26 में जो राजकोषीय घाटा को हम लोग 4.5% से कम रखने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, ठीक है ना। 2025-26 का जो बजट आया उसमें हम लोगों को घाटा यानी कि हम लोग जो उधार लेंगे उसको और कम करेंगे। लक्ष्य कितना रखा गया, 4.5%। पूछेगा ये सब क्वेश्चन। रेवेन्यू डेफिसिट, अब ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, यानी कि राजस्व घाटा क्या होता है, अब ये एक अलग टर्म हो जाएगा, अब इस पे भी ज्यादा डिस्कशन करना पड़ जाएगा इसे समझाने के लिए। इसलिए अभी आपको इतना याद रखना है कि राजस्व घाटा कितना है इस यूनियन बजट में, तो 1.8%। पिछले साल के अकॉर्डिंग कितना था, तो 2.6% था 2023-24 में। यहां तक चीजें क्लियर है। आपका फिस्कल डिफिसिट क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। कितना है फिस्कल डिफिसिट, 4.9%। किसका, जीडीपी का। अगर नंबर में बात करेंगे तो 16 लाख करोड़, यानी कि कितना था, 16.13 लाख करोड़ रुपए। रेवेन्यू डिफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा मतलब समझिए कि सरकार राजस्व घाटा हमेशा कम करने की कोशिश करती है। ये जो राजस्व घाटा है ना, सरकार हमेशा कम करने की कोशिश करती है। क्यों, क्योंकि जो राजस्व में जो इनकम होती है सरकार की, अब राजस्व में जो सरकार की जो इनकम होती है वो कैसे होती है, अब वो अलग विषय है। और राजस्व में जो सरकार की खर्चा होती है उसको माइनस करके ही ये निकलता है। अब राजस्व में जैसे खर्चा हो रहा क्या है, जैसे कि घूमने में सरकार ने कोई खर्च किया है, अब जिससे कि सरकार को उसको भविष्य में कोई इनकम नहीं है, जैसे कि सैलरी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, पेंशन दिया जा रहा है, भत्ता दिया जा रहा है, इससे सरकार को फ्यूचर में कोई से नहीं आपका कुछ ये आपका प्रॉफिट है। अब सरकार कहीं डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है तो सरकार को उसको प्रॉफिट है वहां फ्यूचर में, तो वो वहां से इनकम होता है सरकार, इसलिए वहां पे सरकार खर्च करती है। इसलिए राजस्व घाटा को हमेशा सरकार क्या करती है, जितना हो सके कम कर सके। अभी सब बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर के समझाना होता है जो मैंने समझाया। इतना ही, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी डिफिसिट की बात की जाए तो भाई प्राथमिक घाटा कितना रखा गया, 1.4%, 2% था 2023-24 में। अब आइए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, देखिए जो सरकार ने डाटा दिया है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का 10.5%, ठीक है ना। रियल जीडीपी अब अलग हो गया। देखिए रियल जीडीपी आप अगर निकालना चाहें तो जो नॉमिनल जीडीपी सरकार दी है और जो महंगाई है अभी देश में, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, देखिए महंगाई तो आप देख रहे हैं कि हर चीज की महंगाई क्या है, बढ़ती चली जा रही है। आप चाहे सब्जी में कोई भी सब्जी चले जाए पिछले के कंपैरिजन में, तो जहां तक इन्फ्लेशन की बात की जाए 5 से 6% का इन्फ्लेशन है, अभी रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। अब 10.5 नॉमिनल जीडीपी सरकार दी, तो इसको माइनस करके यानी कि रियल जीडीपी देखेंगे तो 5% है, लेकिन सरकार दिखाएगी आपको ये नॉमिनल जीडीपी है। तो नॉमिनल जीडीपी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। हेड काउंट यानी कि गरीबों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि देश में गरीब लोगों की संख्या कितनी है, 11.28%, ठीक है ना। कितना है, 11.28%, मतलब पूरे देश की जो आबादी है उस आबादी का केवल 11.28% जो है केवल लोग गरीब है। समझ में आ गया। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट है। देखिए अगर यहां पर देखिएगा तो पूरे देश की आबादी में 11% लोग गरीबी है, लेकिन अगर जो पीएम आवास योजना हो गया तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे 80% सरकार डाटा निकालती है। मतलब जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जहां पे फ्री राशन मिलती है 5 साल तक, जो अभी एक्सटेंड किया गया, यहां पे कहा है सरकार ने इसका जो लाभान्वित जो लोग होंगे 80 करोड़, यानी कि देश की आबादी का 66%। तो यहां सरकार कह रही है कि 66% लोग गरीब है, और यहां बजट में कह रही है कि सरकार केवल 11% लोग ही गरीब है। तो देखिए ये एक अलग कॉन्ट्राडिक्ट का एक टॉपिक है, लेकिन फिर भी जो बजट में जो चीजें दी गई है उस पर हमें बात करनी है। तो पूरे देश की आबादी में ओनली कितना, 11.2%, यानी ये डाटा आपको याद रखना है। अब बात करेंगे कि सरकार को इनकम कहां कहां से हो रही है, यानी कि पैसा जो आ रहा है ये एकदम जो मैंने यहां पे लिखा है प्रायोरिटी बेस, ये अगर आप पीसीएस का पेपर देंगे भाई, ठीक है, तो एकदम एज इट इज आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा, जो मैंने अभी क्वेश्चन भी दिया आपको होमवर्क में। तो यहां पे आपको याद रखना है सरकार को जो पैसा आएगा, सबसे पहले तो याद रखना है कि जो हमारा टोटल जो बजट है उसका 27% हम लोग उधार से ले रहे हैं, यानी कि हमारी जो इनकम हुई है, यानी हमारी जो इनकम है 48.20 लाख करोड़, इसका जो है 27% हम लोग उधार से पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है। कहां से, उधार लेकर के।
इसके बाद सेकंड नंबर में इनकम टैक्स है, हम लोग 19% पैसा ले रहे हैं। यानी कि जो इनकम टैक्स क्या है भाई, जिनकी फिक्स सैलरी है यानी कि सरकार की तरफ से जो सरकार को पे करते हैं वो लोग, उनका 19% सरकार, यानी कि टैक्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इस बार सरकार को इनकम टैक्स से पैसा मिल रहा है। ठीक है, यानी कि मेजर पार्ट जो अगर देखा जाएगा उधार के बाद सरकार को पैसा कहां से मिल रहा है, तो इनकम टैक्स से। नेक्स्ट, जीएसटी एंड अदर टैक्स से बजट का जो है 18% पैसा आएगा। यानी कि जो 48 लाख करोड़ जो सरकार की इनकम हो रही है उसमें से 27% तो वो उधार ले लिए हैं, 19% इनकम टैक्स से मिल गया है, जीएसटी से 18% मिल गया। अब कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां है ना जो टैक्स देती है, उससे सरकार को 17% पैसा मिल जाएगा। यानी कि जो इनकम है उसका 17% पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज से 5% पैसा आ जाएगा। एक्साइज ड्यूटी मतलब समझ रहे ना, जो चीजें भारत में बन रही है उससे भारत को, जो भारत सरकार को जो टैक्स मिलती है उससे 5% मिलेगा। कस्टम से 4% पैसा आएगा, यानी कि जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है उस पर जो टैक्स लगता है उससे 4% पैसा आएगा। नन टैक्स रिसिप्ट, यानी कि जैसे कि आपके ऊपर कोई फी है, आप फी चार्ज देते हैं, जैसे स्टंप खरीदा उसका आपने फी दिया, या फिर अगर आपने फाइन लगाया उसका पैसा दिया है। इंटरेस्ट, यानी कि आपने सरकार से कुछ चीजें लोन वगैरह लिए तो उसका जो इंटरेस्ट आपने चुकाया। डिविडेंड, यानी कि सरकार ने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया तो वो कंपनी जो उनको पैसा दे रही है, तो इससे सरकार को 9% क्या है भाई, इनकम हो रही है। अब आइए अगला जो है डिस इन्वेस्टमेंट से 1% सरकार को पैसा आया। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, विनिवेश, यानी कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं ना, सरकारी कंपनियां को सरकार क्या कर रही है, आपने देखा भी कि बेच रहे हैं। अब देखिए ये बेचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर देश में ये चीज चलती है। यानी कि जितने विकसित मतलब विकासशील जो देश हैं, अब बिना अगर देखिएगा तो डिस इन्वेस्टमेंट करने से सरकार यानी कि अपने शेयर को क्या करती है, बेचती है, उससे सरकार को इस बार 1% का इनकम हुआ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 100% यानी कि इनकम कितना, 48 लाख, 1% यानी कि 48 लाख करोड़। सोचिए तो केवल डिस इन्वेस्टमेंट से सरकार को आ गई है। तो ये भी जरूरी है ना भाई, क्योंकि आपकी अगर डेवलपमेंट करनी है, देश की डेवलपमेंट करनी है, रोड बनानी है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, तो इन सब चीजों पे काम करना पड़ता है सरकार को। तो ये हो गया कि सरकार को पैसा कहां से आएगा, ये एकदम सीक्वेंस वाइज चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने अरेंज कर दिया था यहाँ पे। सबसे ज्यादा टैक्स में अगर आपको अरेंज करने आएगा तो ये याद रखिएगा, इनकम टैक्स से 19%, अभी मैंने बताया। देन जीएसटी से 18%, कॉर्पोरेट टैक्स से 17%, एक्साइज ड्यूटी से 5% और कस्टम से 4% टैक्स आएगी। ठीक है, यहां तक चीजें। अब आइए सरकार खर्च कहां कहां करेगी भाई। ये तो हमने इनकम कर लिया, मैंने ये डाटा दे दिया, सरकार ने बता दिया कि हमने इतना इतना इनकम यहां से किया। अब सरकार कहां कहां करेगी, तो देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा 19% सरकार जो पैसा है 48 लाख का, वो पैसा किस कहां दे रही है, केवल ब्याज चुकाने में। मतलब सरकार जिससे उधार ली है, आरबीआई से उधार ली है या दूसरे देश से उधार ली है या आईएमएफ से उधार ली है, उनको केवल ब्याज चुकाने में 19% पैसा दिया जा रहा है। 19% मतलब समझ रहे हैं, अगर आप देखा जाए तो 100% का इनकम कितना है, 48 लाख है, और अगर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 20%, यानी कि इसको भी 5 से अगर आप दिखाइए, 5 9 45, यानी कि 90 के समथिंग लाख करोड़ जो है सरकार केवल क्या कर रही है, केवल इंटरेस्ट दे रही है सरकार। समझ रहे, इसलिए सरकार क्या करना चाहती है इस बार, राजकोषीय घाटा को कम करना चाहने का, यानी कितना उनका लक्ष्य है, 4.5%। अब आइएगा इसके बाद वो राज्य को भी पैसा देती है, मैंने 5 ईयर प्लान में बताया है। वो राज्य को कितना पैसा देगी, तो 21% पैसा दे देगी। यानी जो 48 लाख है इनकम, उसका 31% राज्य को बांट देगी, इंटरेस्ट चुकाने में 19% दे देगी। उसके बाद फाइनेंस कमीशन को 9% पैसा ट्रांसफर करती है। अब देखिए सरकार का 2 स्कीम है, ये भी याद रखिएगा। एक तो केंद्र सरकार चलाती है, जो पूरे देश में चलाया जाता है, ठीक है, और एक जो है राज्य सरकार स्कीम जो चलाती है ना, वो केंद्र से पैसा लेकर के चलाती है, यानी केंद्र के फंड से वो स्कीम चलता है। जैसे अब इसका समझिएगा यहाँ पे कहां कहां सरकार कितना खर्चा कर रही है। सेंट्रल स्कीम सेक्टर में 16% पैसा जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार की जो योजना जो पूरी देश में चलेगी, हर राज्य में चलेगी, उसके लिए सरकार 16% पैसा खर्च कर रही है। अब इसके बाद जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि राज्य सरकार की
स्कीम के लिए सरकार यानी केंद्र सरकार पैसा दे रही है, मोदी गवर्नमेंट पैसा दे रही है कितना 8% यानी 48 लाख का 8% पैसा दे रही है। यानी राज्य सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की पैसा से चलती है। राज्य सरकार इस योजना को चलाती तो राज्य सरकार है, लेकिन उसको पैसा कहां से मिल रहा है? केंद्र से मिल रहा है, केंद्र सरकार दे रही है। इसके बाद सब्सिडियरी में 6% पैसा जाएगा। डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अच्छा खासा बजट रखा है 5%, ठीक है ना, तो मायने रखता है 5%, अप्रॉक्स 17 लाख करोड़ के आसपास होता है ये डाटा, जो भी होगा एक बार देख लेंगे हम लोग। डिफेंस में 5% पैसा जाएगा, पेंशन में 4% पैसा जा रहा है, यानी कि 4% पेंशन में जा रहा है। अदर एक्सपेंडिशन, अदर जो भी खर्च उसमें 9% सरकार की पैसा जा रही है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है टैक्स स्लैब के बारे में। अब देखिए टैक्स स्लैब जो है ये याद रखना है। अब एक चीज तो आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2024 से अब टैक्स स्लैब मतलब क्या है, जो आप टैक्स पे करते हैं तो कब पे करते हैं, यानी जैसे कि आप समझिएगा कि आपने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जितना इनकम किया है या जो भी आपने कमाई की है उसका ही आप टैक्स क्या करते हैं 2025 के अप्रैल में देते हैं। अब ये टैक्स स्लैब क्या है, तो देखिए 0 से 3 लाख रुपए जिनका इनकम है उनको 0% है, 3 से 7 लाख रुपए जिनका इनकम है 5% है, 7 से 10 लाख रुपए में 10% है, 10 से 12 लाख रुपए में 15% आपको टैक्स देना है, 12 से 15 लाख रुपए में 20% देना है, और 15 लाख रुपए से अगर अधिक इनकम है तो आपको 30% ये स्लैब रखा गया है। तो ये भी आपको डाटा याद रखना है। अब ये भी डाटा याद रखना है आपको, एक और स्टैंडर्ड डिडक्शन, देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी एक सरकार देती है जो काफी इंपॉर्टेंट इस बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आपका 50,000 सरकार देती थी। मतलब कि मान के चलते हैं कि सरकार ने क्या कहा, 0 से 3 लाख रुपया अगर आपका इनकम है, ठीक है, तो आपको 0% इनकम इंटरेस्ट देना। लेकिन अगर आपका इनकम 3,20,000 अगर है, ठीक है ना, सैलरी अगर 1 ईयर में अगर आप 3,20,000 कमा रहे हैं, तो अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे डिडक्शन पहले था 50,000 और मैंने अभी कहा आपका इनकम है 3,20,000, तो 50,000 सरकार और छूट देती है। तो अभी देखिए 50,000 छूट दे रही है, मतलब कितना 3,50,000 अगर आपका इनकम है तो भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब इस 50,000 को भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया 75,000, यानी कि अब आप 3,75,000 तक भी अगर आपकी इनकम है तो भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपको पूछेगा एग्जाम में कि कितना स्टैंडर्ड रिडक्शन को बढ़ा करके कर दिया गया, 50,000 से कितना 75,000 कर दिया गया, यानी कि 75,000 और जो है आपको वो टैक्स फ्री होगा। अब देखिए, अब पिछला बजट में क्या था आपने देखा भी होगा, 7 लाख तक अगर इनकम है तो आपको 0 इनकम देना, तो 7 लाख यानी कि 7 लाख प्लस 75,000, 7,75,000। ये अब आपको डाटा क्लास में हम लोग समझाएंगे, इसको छोड़ दीजिए, बाकी इसमें बहुत समय लगेगा। अब आइए बात करते हैं जो पेंशनर है, यानी कि पेंशनर को जो फैमिली पेंशन यानी पारिवारिक जो पेंशन पर जो कटौती है अब 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। मतलब 15,000 तक अगर है तो आपको क्या रहता था, वो टैक्स फ्री रहता था, अब इसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया। 25,000 तक अगर पेंशनर है तो वो आपका टैक्स फ्री रहेगा। अब जितने भी विदेशी कंपनियां हैं, जितने जो विदेशी कंपनियां हैं जो जिस पर क्या लगता है कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, अब उनको घटा दिया गया है, 40% से 35% कर दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर, जितनी छोटी कंपनियां भाई, ठीक है ना, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहां से ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर के बारे में यहां से आपको क्या पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। जितने एमएसएमई सेक्टर मतलब क्या, जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं, छोटे व्यापारी, उनके लिए प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना, आपको पता होगा मुद्रा योजना का फुल फॉर्म भाई याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, पूरा नहीं लिखा ना, ठीक है। अगर बात किया जाए मुद्रा का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफिनेंस होता है, ठीक है, रेफिनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है ना, एजेंसी लिमिटेड, ये हो गया आपका एजेंसी लिमिटेड। तो ये लिख लेंगे आप खुद से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे से एक बार, एजेंसी लिमिटेड होता है भाई, ठीक है। तो मुद्रा का, अच्छा ये मुद्रा योजना क्या, पहले ये क्लियर करिए, रेफिनेंस होता है, रेफिनेंस एजेंसी, ठीक है ना, रेफिनेंस एजेंसी। अब ये क्या है, देखिए इसके लिए प्रधानमंत्री क्या करती है, यानी कि जितने भी एमएसएमई सेक्टर में, यानी कि जो जो छोटी कंपनियां हैं खोलना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो सरकार उनको लोन देती है, ठीक है ना। क्या करती है, देखिए यहाँ मैंने लिखा, सरकार लोन देती है। अब कितना देती है, देखिए जो शिशु कैटेगरी में उनको 50,000 लोन, किशोर कैटेगरी में 5 लाख लोन देती है, और जो तरुण कैटेगरी में बढ़ा दिया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा कितना कर दिया गया, 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया, क्योंकि इसमें कोई गारंटी सरकार नहीं लेती है, आपका कोई गारंटियर नहीं होना चाहिए, इसके बाद भी आपको सरकार लोन दे देती है, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। अगला आपका इंपॉर्टेंट
पीएम आवास योजना के तहत देखिए अब इनका टारगेट है 3 करोड़ नए घर शहर में और गांव में तैयार करेंगे। ये 3 करोड़, ये डाटा याद रखेंगे। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, ठीक है ना, जितने ऑर्गेनाइज सेक्टर कहने का मतलब है कि जहां आप काम करते हैं वहां आपका पीएफ, ठीक है ना, बन रहा होता है। पीएफ यानी ईपीएफओ भी इसे कहते हैं। तो कोई भी बंदा जो पहली बार इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहा है तो उनको, ठीक है ना, अच्छा एक और कंडीशन इनके साथ, उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 1 लाख से कम होना चाहिए। सालाना इनकम 1 लाख से अगर कम है और अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहां आपका पीएफ बन रहा है, ठीक है, जैसे कि आप कोई मॉल में काम कर रहे होंगे, ठीक है, मंथली इनकम मान के चलते हैं 12/8 96। 1 मिनट मेरे भाई 1 मिनट, हाँ चलिए, तो मान के चलते हैं कि आपका जो इनकम है, कोई मॉल में आप काम कर रहे हैं तो वहां पे अगर आपका इनकम है 8,000 है, ठीक है, मंथली है, तो 12/8 कितना हो गया, 96,000, यानी 1 लाख से कम है। अब यहाँ पे आपका मॉल में आपका पीएफ भी बन रहा है, तो अगर पीएफ बन रहा है तो, और अभी फर्स्ट मतलब आपकी ज्वाइनिंग हुई है उस मॉल में, मैंने एक एग्जाम्पल लिया मॉल, और भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हो सकता है, कुछ भी जहां पे आपका पीएफ बन रहा है उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहेंगे। तो आपकी जो पहला साल है उसके लिए क्या किया जाएगा, आपको सरकार 15,000 3 किस्तों में देगी, ठीक है ना, 5,000 सीधे ईपीएफओ में डाल देगी आपका। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव भी बोल सकते हैं। इससे सरकार, कम से कम डाटा रखा गया 2 लाख से अधिक लोग इस बार ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ने वाले हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, 15,000 3 किस्त में देंगे, 5,000 5,000 5, कहाँ जाएगा, सीधे ईपीएफओ में जाएगा। अगला आएगा अब आपका एक है आपका इंटर्नशिप योजना जो सरकार की है। इसके तहत सरकार जो है, देखिएगा ध्यान रखना है आपको, सरकार इंटर्नशिप स्कीम लाई है। कम से कम इसमें 1 करोड़ युवा को सम्मिलित करने का, या फिर कोशिश की जाएगी सरकार को कि 500 कंपनियों के द्वारा उनको इंटर्नशिप में एडमिशन कराया जाए, और सरकार उनको हर महीना यानी कि 12 माह तक 5,000 आपको देगी और एक बार और 6,000 देगी। तो ये भी डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब आपको पता है सरकार इस बार, देखिए पहली गवर्नमेंट यानी कि मोदी 1.0, सेकंड 2.0 में क्या था, बीजेपी गवर्नमेंट था, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार है, क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश और बिहार का देख रहे काफी इंपॉर्टेंट रोल है 240 के बाद 272 पहुंचने के लिए। तो इसमें आपने देखा बिहार में क्या एयरपोर्ट बनने वाला, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी फिक्स है कि अमरावती बनेगी, इसके विकास के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए देगी, ठीक है। अब दूसरा, कुछ मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट को याद रखिएगा, कस्टम ड्यूटी उस पर 0 कर दिया गया है। कैंसर की जो मेडिसिन की कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया, ये सब याद रखिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 साल तक और चलेगी, जिसमें आपको फ्री राशन मिलेगा, जिसमें 80 करोड़, मैंने ये बता दिया है, इससे लाभान्वित होंगे लोग। अच्छा, महिलाओं और बालिकाओं के लिए भी लाभ पहुंचाने के लिए योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटन किया है, ये भी आपका डाटा इंपॉर्टेंट है। एनपीएस यानी कि जो नेशनल पेंशन स्कीम में जो कर्मचारियों की 10% कटौती होती थी उसको बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, डिडक्ट हो गया आपकी। 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों की प्राकृतिक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कराने की बात की गई, यानी कि केमिकल फ्री हो गया आपकी खेती। अब ये कुछ डाटा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ग्रामीण विकास के लिए सरकार कितना लाख करोड़ का प्रावधान रखा है, ये सब डायरेक्ट डाटा पूछेगा आपसे। 2.66 लाख। गृह मंत्रालय के को 1,50,983 करोड़। एजुकेशन में 1,25,638 करोड़। आईटी हेल्थ में, हेल्थ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, आईटी सेक्टर में 1,16,342 करोड़ रुपए। हेल्थ में आपका 89, काफी कम है। एनर्जी में ये है, एग्रीकल्चर में इतना डाटा याद रखिएगा। मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 2047 तक भारत को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये डाटा बहुत बार मोदी सरकार बोली, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और 2047 क्या है आपका पता है ना, 100वां आजादी दिवस हम लोग मना रहे होंगे। अमृत काल याद रखिएगा, 2022 से 2047 ये अमृत काल, ये ईयर याद रखिएगा, तक के वर्ष को हम लोग अमृत काल कहते हैं। तो पूरा बजट का जो भी सेशन है मैंने फिनिश कर दिया भाई। अब इसका आप सही उत्तर दे पा रहे होंगे। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए यूनियन बजट 2024-25 के अनुसार कहां से सरकार को टैक्स प्राप्त हो रही है, तो सबसे नंबर 1 में इनकम टैक्स है। यहां भी इनकम टैक्स है, यहां भी इनकम टैक्स है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका जीएसटी से प्राप्ति हुआ है, यस जीएसटी से प्राप्ति है, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। देन कॉर्पोरेट टैक्स, देन एक्साइज ड्यूटी है, देन कस्टम है। होप शो बजट का पूरा सेशन समझ में आ गया है। अब इससे बाहर आपको कोई भी चीज नहीं करनी है, ठीक है मेरे भाई। बाकी बजट का पूरा कंसेप्चुअल वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।